नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम रोज लेकर आते हैं कुछ बढ़िया न्यूज़ आर्टिकल्स जो होते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के, और हमारा गोल यहाँ पर होता है एनालाइज करना कॉज और इफेक्ट को किसी भी न्यूज़ के, और हम लाते हैं इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो आपके काम के हैं। तो अगर आपको न्यूज़पेपर में इंटरेस्ट है जानने में कि क्या है, और बिजनेस न्यूज़पेपर स्पेशली, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे पढ़ना सीखेंगे कि किस तरीके से बिजनेस न्यूज़पेपर्स को पढ़ना होता है आपको, क्योंकि आप देखिए वोकैबुलरी तो आप खुद ही अपनी इंप्रूव कर सकते हैं जो कि बहुत लिमिटेड है। आप 6 महीने अगर बिजनेस न्यूज़पेपर्स पढ़े तो आप देखेंगे आप कोई भी एक नया वर्ड नहीं सीखने वाले, क्योंकि इतना ज़्यादा रेपिटेशन होता है। तो बाकी चीज़ें आप किस तरीके से समझ सकते हैं आप इस वीडियो को देखकर सीखें। तो शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। ये है स्टेट रेडीज फॉर 6.6 के करोड़ वेडिंग सीजन। क्या है ये? 6,600 करोड़ रुपए का वेडिंग सीजन होना है, और ये कहाँ होना है? ये होना है राजस्थान में। क्यों? आगे जानते हैं। राजस्थान सबसे सॉट आफ्टर मैरिज डेस्टिनेशन है हमारी कंट्री में। लोग सबसे ज्यादा लोग यहाँ शादी करना चाहते हैं, तो जितने भी डेस्टिनेशन वेडिंग्स हैं वो होती है सबसे ज्यादा कहाँ पर? सबसे डिमांड किसकी है? राजस्थान की। और इस बार बहुत ही हेक्टिक वेडिंग सीजन है यहाँ पे, जो कि जनरेट करेगा करीब करीब 6,600 करोड़ रेवेन्यू में स्टेट के लिए। तो वेडिंग्स जो इंडिया में होते हैं, आप सोचिए कितना ज्यादा आप कह सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करते हैं, राइट? ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ही हुआ, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बिजनेसेस हैं, स्मॉल बिजनेसेस, बिग बिजनेसेस, सबका इससे फायदा ही होगा, सबका रेवेन्यू इंक्रीज होगा, प्रॉफिट भी होगा। तो अकॉर्डिंग टू वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट मैनेजर्स, during this year's wedding season starting from November 23 to December 25, more than 3 lakh weddings are expected to take place across the state. 23 नवंबर से 25 दिसंबर तक 3 लाख वेडिंग्स होनी है करीब करीब राजस्थान स्टेट में। और ये आप कह सकते हैं कि वेडिंग कैपिटल भी कह सकते हैं आप, मुझे लगता है राजस्थान को, अगर इतनी वेडिंग्स यहाँ पर होती हैं तो। आप देखिए कि यहाँ पे ऑन देव उतनी एकादशी नवंबर 23 एन ऑस्पिशियस डेट ऑफ वेडिंग एज पर हिंदू रिचुअल्स 2000 मैरिजेस हुए हैं सिर्फ जयपुर में। एक सिटी में 2000 शादियां हुई हैं, और करीब करीब 45,000 मैरिजेस हुए हैं अक्रॉस द स्टेट सिर्फ एक दिन 23 नवंबर को। तो ये एक छोटा सा ग्लिम्स है, जो बिग पिक्चर है इट इज येट टू फॉलो। इनका कहना है वेडिंग सीजन जो है ये 6,600 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस लेकर आएगी राजस्थान स्टेट के लिए। 12 से 13,000 वेडिंग्स तो जयपुर में ही अकेले जो है ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, इनका कहना है। और अगर आप देखें तो एक सिंपल वेडिंग है, इसका कॉस्ट होता है करीब 10 लाख, जिसे मैं कहूंगा कि कम ही है। और एलीट वेडिंग जो होता है इनका बजट रेंज करता है 50 लाख से 2.5 करोड़। Apart from people associated with the wedding industry, traders of jewelry, clothing, food items, ये भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक है इस सीजन। तो यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से इतनी एक्साइटमेंट है सारे बिजनेसेस के लिए इंडिया की वेडिंग सीजन में। एंड हमारे कल्चरल चीजें जो है, फेस्टिवल्स और रिचुअल्स, इसकी वजह से हम कितना सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट कर पाते हैं। अगर आप कुछ 100 साल पहले जाएं तो जो मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी वो इनसे ही प्रोड्यूस होते थे, बड़े बड़े मेले, और इनसे ही बिजनेस चलता था ज्यादातर। लेकिन अब देखिए कि वेडिंग्स कितना बड़ा एक शेयर बन गया राजस्थान जैसे स्टेट के लिए, जहाँ पे लोग डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आते हैं, ऑफकोर्स क्योंकि कल्चरली भी बहुत रिच जगह है वो। तो आते हैं अगले आर्टिकल पे। फ्लाइट पावर्ड बाय यूज्ड कुकिंग ऑयल, वर्जिन अटलांटिक सेज यस। रिचर्ड ब्रांसन वर्जिन अटलांटिक के फाउंडर सीईओ हैं ये, और एविएशन पायनियर इन्हें कहा जाता है। यूके के रहने वाले हैं, और वर्जिन अटलांटिक जो है इनकी एयरलाइंस है, बहुत ही फेमस है। तो इन्होंने सबसे पहले अभी क्या किया था, एक तो इन्होंने पैसिफिक ओशन क्रॉस किया हॉट एयर बलून में, उसके बाद इन्होंने स्पेस ट्रैवल भी अवेलेबल कराया पेइंग कस्टमर्स के लिए, अभी कुछ महीने पहले की बात है। और अब जो ब्रिटिश बिलियनर हैं ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट में एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट की अक्रॉस अटलांटिक, जिसे पावर किया जाएगा सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल से। तो यहाँ पर काफी सारी एयरलाइंस है, काफी सारे ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं जो ऑफ कोर्स एक ऑल्टरनेटिव ढूंढते रहते हैं, राइट, फ्यूल का। तो वैसे ही अगर आप देखें एयरलाइन इंडस्ट्री में जो क्रूड ऑयल की वॉलेटिलिटी होती है ना, कि आज 80 पे मिल रहा है, कल 40 हो गया, फिर 120 हो गया, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इन्हें, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा एक इनपुट कॉस्ट भी है उनका। तो ऑफ कोर्स एक अगर ऑल्टरनेट मिलता है हमें क्रूड ऑयल का, इट इज गोइंग टू बी रेवोल्यूशनरी एयरलाइंस के लिए। तो देखते हैं कि इसमें कितना दम है। तो वर्जिन अटलांटिक फ्लाइट VS 100 लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क गया ट्यूसडे मॉर्निंग, और
काफ़ी सारे लोग थे इसमें, इंपॉर्टेंट लोग थे इसमें। एंड ये जो फ्लाइट था ऑपरेटेड बाय वर्जिन बोइंग 787 पावर्ड बाय रोल्स रॉयस। अच्छा, रोल्स रॉयस आप देखिए एयरप्लेन्स की भी इंजन बनाती है, सिर्फ कार्स के लिए नहीं है रोल्स रॉयस। एंड स्टार्टिंग से अगर आप देखें तो ये एयरप्लेन्स एयरलाइन इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो इज द फर्स्ट टाइम अ कमर्शियल एयरलाइन हैज फ्लोन लॉन्ग हॉल ऑन 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, SAF बोलते हैं हम, 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो लेट्स सी, अगर ये सस्टेनेबल है तो हमें लगता है इसके कॉस्ट के बारे में भी कुछ जरूर इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं जितनी भी सस्टेनेबल चीजें आती हैं वो इतनी महंगी आती हैं कि लार्ज स्केल पे इसे कोई भी अडाप्ट करवा ही नहीं सकता। तो आगे बढ़ते हैं इससे। बट इवन ब्रांसन्स ब्रावाडो एंड infectious optimism cannot mask that the fact that road toward net zero, a goal the industry aims to achieve by 2050 is becoming even harder to navigate। अब देखिए जिन्होंने अभी शुरुआत की है इसके बारे में उन्हें तो कुछ नहीं पता होगा, बट नेट जीरो क्या है? ये है कार्बन एमिशंस के ऊपर। दुनिया भर में जितनी भी कंपनीज है वो नेट जीरो कार्बन एमिशन जो है ये अचीव करना चाहती है बेसिकली, ठीक है। और इसके बड़े बड़े टारगेट्स भी हैं। अभी जितने भी क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव्स हैं और आप देखिए कितने भी अकॉर्ड्स हैं, उनमें हमारा एम यही है कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो नेट जीरो कैसे बने, नेट जीरो कार्बन एमिशन कैसे अचीव करें। तो ये इसके अकॉर्डिंग बहुत ही अभी टफ है जो 2050 के टारगेट्स हैं उससे अचीव करने के लिए। लेकिन ये जो फ्यूल है ये इसीलिए बनाई जा रही है, इसीलिए ईवी एडॉप्शन इतनी तेजी से क्यों हो रहा है। ईवी अभी बहुत ही वाइबल चीज नहीं है, ईवी बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव नहीं है इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। प्रैक्टिकली इसे यूज करना बहुत टफ होने वाला है ज्यादातर लोगों के लिए। लेकिन गवर्नमेंट क्यों इतना एडवर्टाइज कर रही है, इतनी पॉजिटिव चीजें क्यों इसके बारे में बोली जा रही है? क्योंकि हमारे टारगेट्स हैं जो हमें अचीव करने हैं। तो भले हमें शॉर्ट टर्म में लॉस झेलना पड़े, शॉर्ट टर्म में मुसीबतें झेलनी पड़े, लेकिन हम लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए वो करेंगे ताकि लॉन्ग टर्म में हम सस्टेनेबल जो हमारे टारगेट्स हैं वो अचीव कर पाए। तो एयरलाइंस जो है ये वरी कर रहे हैं कि हायर कॉस्ट ऑफ फ्यूल, जैसा कि हमने डिस्कस किया, इसकी वजह से पैसेंजर्स को भी काफी कुछ झेलना पड़ेगा और एयरलाइन के भी कॉस्ट जो है ये बढ़ेंगे। तो SAF फ्यूल बनते कैसे हैं? SAF फ्यूल जो है ये बनते हैं वेस्ट ऑयल से और नॉन फूड क्रॉप से, ठीक है। और इन्हें दिखा एक खाली ऐसा देखा जाता है कि यही एक ऑल्टरनेटिव है रियलिस्टिक शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म के लिए फॉर एविएशन इंडस्ट्री। इसके अलावा कोई और बेटर ऑल्टरनेटिव अभी देखने को नहीं है। तो यहाँ पे विद दोस फीड स्टॉक्स इन शॉर्ट सप्लाई स्केलिंग अप विल रिक्वायर फ्यूल्स डिराइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ भी देखिए अब इशू ये आ जाता है, इसको अगर स्केल करना है तो इलेक्ट्रिसिटी यूज करना है, और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बना रहे हैं और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके सस्टेनेबल एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां क्या फायदा हुआ, राइट। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसे 100% आप रिन्यूएबल सोर्सेज पे जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्ट अमाउंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी नीड आर अ स्ट्रेच लीडिंग टू क्वेश्चंस अबाउट SF। अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं इंडिया का। इंडिया में अगर 100% इलेक्ट्रिक कार्स भी आ गई तो इंडिया की अराउंड 70% से ज्यादा एनर्जी जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कोल से प्रोड्यूस होती है। तो आप इलेक्ट्रिक कार्स को चार्ज तो करेंगे, ठीक है, तो धुआं उससे नहीं निकलने वाला, बट आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे इतनी सारी, क्योंकि अगर ऑयल नहीं यूज होगा तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत ही ज्यादा होगी, और वो कोल से अगर होगा तो ये कोई बहुत ही सस्टेनेबल तरीका नहीं है। तो देखते हैं आगे इसमें क्या डेवलपमेंट्स आती हैं। आते हैं अगले आर्टिकल पर। अब ये आर्टिकल है चाइना के लोगों के बारे में। इस वक्त चाइना में अगर आप देखें तो बहुत ही डिफरेंट माहौल है, पहले जैसा माहौल अब नहीं है। स्पेशली आप देखेंगे जो अली बाबा की फाउंडर जैक मा है, जिस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट हुआ, काफी लोग अब वहां डर गए हैं। तो इसका टाइटल है गोल्ड बार्स टोक्यो अपार्टमेंट्स हाउ मनी इज फ्लोइंग आउट ऑफ चाइना। सो लेट्स डिस्कस दिस। तो अफ्लुएंट मतलब अच्छे खासे पैसे वाले चाइनीज जो लोग हैं ये जा रहे हैं चाइना से बाहर। क्यों और कैसे? तो सबसे पहले ये क्या कर रहे हैं, ये हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ये कंट्री के बाहर पार्क कर रहे हैं। कैसे? प्रॉपर्टीज खरीद कर। तो अगर आप देखें यहाँ पे आसपास कंट्रीज कौन कौन सी है चाइना के जो फ्री कंट्रीज हैं, स्पेशली आप देखेंगे साउथ कोरिया, जापान। तो ये जापान को ही यूज कर रहे हैं। तो दे यूजिंग देयर सेविंग्स टू बाय ओवरसीज अपार्टमेंट्स, स्टॉक्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, एबल टू फ्लाई अगेन टू टोक्यो, लंदन एंड न्यूयॉर्क। चाइनीज ट्रैवलर्स ये अपार्टमेंट खरीद रहे हैं जापान में, अकाउंट्स जो है इनकी यूएस में, वहां पे पैसे डाल रहे हैं जहां पे उन्हें हायर इंटरेस्ट मिल रहा है चाइना से, जहां पे रेट्स अभी बहुत लो है और गिर भी रहे हैं। तो ये जो आउटशिफ्ट हुआ है, आउटबाउंड शिफ्ट हुआ है मनी का, ये इंडिकेट करता है कि चाइना में बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं अनईजीनेस है लोगों के अंदर, टेंशन है लोगों के अंदर। एंड लोग अब
डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, चाइना में बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं रहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमी एक तो रिकवर नहीं कर पा रही है पैंडेमिक के बाद, बहुत ही डीप प्रॉब्लम्स आ गए। वहाँ के प्रॉपर्टी मार्केट को आपने देखा, प्रॉपर्टी में तो वहाँ कोई निवेश ही नहीं करना चाहता, ऐसा हो गया है। तो कुछ लोगों के लिए जो रिएक्शन है ये इसलिए है कि जो डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमी है ये बहुत सही नहीं लग रही उन्हें चाइना के लीडर के अंदर, जिनका नाम है शी जिनपिंग। ठीक है, इन्होंने बिजनेसेस के ऊपर काफ़ी क्रैकडाउन किया है और गवर्नमेंट की पावर और बढ़ाई है हर सेंस में। तो कुछ केसेस में चाइनीज जो है ये इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। चाइना की जो स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्स हैं मनी ट्रांसफर पे, ओवरसीज मनी ट्रांसफर पे, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, गोल्ड बार्स बाय कर लिए, बहुत ही छोटे छोटे, ठीक है, कैरी ऑन लगेज में, ताकि वो आ जाए, और लार्ज स्टैक्स ऑफ फॉरेन करेंसी ले लिए और उसमें डाइवर्सिफाई किया। रियल एस्टेट एक ऑप्शन है। जो चाइनीज जो है मेन बायर्स हैं टोक्यो में प्रॉपर्टी के, टोक्यो अपार्टमेंट्स में आप ये सोचिए चाइनीज लोग सबसे बड़े बायर्स में से एक है, जहाँ पे कॉस्ट जो है $3 मिलियन या उससे भी ज्यादा है, और ये पे करते हैं सूटकेसेस ऑफ कैश में। तो ये प्रॉपर्टी पूरा कैश में $3 मिलियन, मतलब आप समझ सकते हैं करीब करीब 25 करोड़ रुपए कैश में लेकर आते हैं और सूटकेस में कैश में देते हैं और प्रॉपर्टी अपने नाम करवाते हैं। तो एक ऑनर रियल एस्टेट एजेंसी है, उनका कहना है कि बहुत ही दिक्कत होती है उन्हें इस कैश को काउंट करने में। तो यहाँ पे अगर आप देखें, पैंडेमिक के पहले की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि चाइनीज बायर्स जो है ये टोक्यो में स्टूडियो अपार्टमेंट देखते थे $3.5 लाख जिसका एवरेज प्राइस हो, ठीक है, या उससे कम, और रेंट पे दे देते थे। लेकिन अब ये बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स बाय कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट वीजाज ले रहे हैं और रिलोकेट कर रहे हैं अपनी पूरी फैमिली को टोक्यो में। तो एक एस्टिमेटेड अमाउंट है $50 बिलियन अ मंथ, जो कि चाइना से गया है इस साल बाहर। तो चाइना से आउटफ्लो हुआ है इतना पैसा, और ये पैसा गया है दूसरी कंट्रीज में, प्रॉपर्टीज में, गोल्ड में, करेंसी में और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स में। तो एक्सपर्ट का कहना है कि जो पेस ऑफ मनी है जो चाइना से बाहर जा रहा है, इससे अभी कोई रिस्क नहीं है तुरंत। $17 ट्रिलियन की उनकी इकोनॉमी है, तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे जरूर फर्क पड़ सकता है। तो इस तरीके के आउटफ्लोज चाइना से देखे गए हैं, सिर्फ अब वहां के लोग कर रहे हैं, लेकिन जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो तो और भी पहले ही कर चुके हैं। जिस तरीके से इंडिया में शिफ्ट हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग और ये सब, तो उसका रीजन भी यही है कि चाइना में जो अनसर्टेनिटी है और जो इतना स्ट्रॉन्ग हैंड है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट इतना ज्यादा पुश कर रही है लोगों को, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि चाइना से लोग इंडिया जैसी कंट्रीज या वियतनाम, इंडोनेशिया यहाँ पर आ रहे हैं, थाईलैंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसर्न रहेगा, जो चाइना को भी पता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, बट दे स्टिल डोंट वांट टू चेंज देयर एटीट्यूड। तो इसका रीजन क्या है ये हमें नहीं पता। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी फीडबैक हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। इफ वी कैन, हम लोग जरूर इनकॉर्पोरेट करेंगे हमारे वीडियोस में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।